आज का हमारा टॉपिक जो है वो डाइटरी काउंसलिंग के बारे में है। काउंसलिंग जो है भाई ये इसकी लाइफ के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अगर उनकी आप प्रॉपर काउंसलिंग कर लें, उनको सुन लें, अच्छे तरीके से अगर सुन लेते हैं तो आधा मसला उनका वैसे ही हल हो जाता है। तो जिस तरह का हमारा आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बिजी लाइफ है, इसमें हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इवन फैमिलीज के अंदर जो है। और इसकी वजह से भी बहुत सारे सोसाइटीज के अंदर जो है वो इश्यूज जो है इमर्ज हो रहे हैं। तो इन जनरल काउंसलिंग किसी से करना, ठीक है, ये बेनिफिशियल है। और डाइटरी काउंसलिंग की जब हम बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसमें जो भी बातचीत होगी वो खाने पीने के बारे में होगी, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड के बारे में होगी, ताकि इंडिविजुअल जो है वो बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सके। So these are some class agreements, and followed by these are some study objectives. After going through this lecture, we will be able to define key terms like what is dietary counseling, what is counseling, what is dietary assessment, dietitian, macronutrients, micronutrients, nutritionist. कुछ definitions भाई हम पहले भी वक्तन फक्तन जो है वो इनको आपके साथ शेयर कर चुके हैं। कुछ जो है जो नई होंगी इनको जरा अच्छे तरीके से आप मेमोराइज कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि डाइटरी काउंसलिंग का पर्पस क्या है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए जब हम डाइटरी काउंसलिंग की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आने के इश्यूज हो सकते हैं, गोल्स इसमें क्या होते हैं और उनको कैसे सेट करना चाहिए, इसके मेथड्स कौन से हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या होती है और इसको करने में अगर कुछ बैरियर्स वगैरह आते हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपका फुल फ्लेज ये बन जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इस सेंस में भी पूछा जा सकता है, एनलिस्ट एंड डिस्क्राइब फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव डाइटरी काउंसलिंग। इफेक्टिव डाइटरी काउंसलिंग के लिए किन फैक्टर्स को जहन में रखना चाहिए, ठीक है। वन वे जो है ना वो अगर आप चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसका लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। तो इसमें आपने इंडिविजुअल जो जिसकी आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड जो फैक्टर्स है ना उनको भी ज़हन में रखना होगा। इनकी डिटेल्स हम आगे सब्सिक्वेंट पोर्शन में देखेंगे। Lastly, we will describe the goals of dietary counseling for prevention, preventive nutrition, or the treatment of nutrition related illnesses. तो न्यूट्रिशन बेसिकली प्रिवेंटिव रोल भी रखती है कि प्रॉब्लम ही ना हो। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे और बेहतर तरीके से जो है वो लाइफ को गुजारेंगे, उसमें फिजिकल एक्टिविटी का फैक्टर जो है उसको भी शामिल रखेंगे, स्ट्रेसर्स जो हैं उनसे अवॉइड करेंगे, तो आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर साइड पे रहेगी। तो दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव हेल्थ। और ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई मसला हो गया, ओवरवेट है कोई इंडिविजुअल, ओबीज है, सीवीडीज प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है, तो फिर वहां पे डाइटरी काउंसलिंग का क्या रोल आ जाता है इन चीजों को एलिमिनेट करने में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक की टर्म्स। की टर्म्स में फर्स्ट वन इज डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट इज बेसिकली एन एस्टिमेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ईटन ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट। और इसके लिए मोस्टली हम डाइटरी रिकॉल्स की बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है ना उससे हम पूछते हैं भाई जरा बताओ 24 आवर रिकॉल क्या है, कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या खाया पिया था, उन चीजों को आप एनलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज जस्ट वन मेथड, डाइटरी रिकॉल्स। इसके अलावा फूड रिकॉर्ड्स का भी मेथड है, ठीक है। ये फूड रिकॉर्ड क्या हो सकता है, मे बी आप उनकी ग्रोसरी लिस्ट दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है उन्होंने खरीदी हैं, डेफिनेटली वो फिर यूटिलाइज भी हुई होंगी। इसके अलावा फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर भी होता है भाई, ये अप्रोच भी बड़ी ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही है। और इसमें हम इंडिविजुअल से इवन उसने कौन कौन सी फूड्स खाई थी और कितनी खाई थी,
कितनी बार खाई थी, उस हवाले से बातचीत करते हैं। इसके अलावा डाइट हिस्ट्रीज की बात की जाती है, ठीक है। और डाइटरी हिस्ट्रीज तब होंगी कि जब इंडिविजुअल जो है वो कुछ चीजें, उसको डायरी लिखने की आदत हो, ठीक है, वो चीजें नोट डाउन करता हो कि आज उसने क्या खाया है। या हो सकता है कि जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो फर्स्ट विजिट में आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी खाना पीना जो है ना उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। So dietary assessment is basically the estimation of food which has been eaten and what type of nutrients were present in that food over a specified time period. Dietary counseling is basically individual nutritional advice. ठीक है, आपने क्लाइंट को कस्टमाइज्ड फॉर्म में उसको न्यूट्रिशनल एडवाइस देनी है टू अ पेशेंट by a registered dietitian, nutritionist or doctor for encouraging modification of eating habits. क्योंकि डाइटरी का वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे काउंसलिंग का मकसद क्या है कि आपने उनकी ईटिंग हैबिट्स को जो है ना वो मॉडिफाई करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है? डाइटिशियंस का, न्यूट्रिशनिस्ट का। रजिस्टर्ड डाइटिशियन जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि कोई सोसाइटी जो है ना वो उसको ओन कर रही होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होगी और वो सोसाइटी की जो गाइडलाइंस हैं उनको यूनिफॉर्मली जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। डॉक्टर्स भी, जहाँ पे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी बाज दफ़ा मेडिसिन के साथ साथ जो है वो डाइटरी एडवाइसेस भी दे देते हैं। तो डाइटरी काउंसलिंग इज बेसिकली individual nutritional advice, ठीक है, and the purpose is to modify the eating habits. मॉडिफिकेशन भाई ये लाइफ के अंदर ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और स्पेशली जब हैबिट्स की हम बात करते हैं तो हैबिट्स वो चीज होती है जो कर करके जो है ना वो स्टेब्लिश हो चुकी होती है, उसको मॉडिफाई करना जो है वो उतना ही डिफिकल्ट होता है। So dietitian is a health professional or a member of health professional team who has a bachelor degree specializing in food and nutrition and undergoes a period of practical training in a hospital or community setting. तो जैसा आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास ये डिग्री आ जाएगी और ड्यूरिंग इंटर्नशिप और उसके बाद अगर हम इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें, सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप की बात करें, जो ऑलमोस्ट 55-56 वीक्स या एक साल कम से कम ये अरसा बनता है कि आप किसी सेटअप में अंडर द गाइडेंस ऑफ डाइटिशियन वहाँ पे काम करें। और आपकी ये जब इंटेंसिव ट्रेनिंग हो जाएगी किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी कम्युनिटी सेटिंग के अंदर, तो फिर इसके बाद तीसरा काम ये आता है कि हम किसी टेस्ट में से, वही जो प्रोफेशनल सोसाइटी इन चीज़ों को देख रही होगी, उनका टेस्ट जो है ना उसको पास करें ताकि हम रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है ना उसका स्टेटस हासिल कर सकें। The title dietitian is protected by law so that only qualified practitioners who have met educational qualifications can use this title. तो हर बंदा अपने साथ डाइटिशियन का वर्ड यूज नहीं कर सकता। डाइटिशियन का वर्ड सिर्फ वही यूज कर सकता है बाय लॉ जिसके पास बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉलोड बाय passing of examination conducted by the professional society. Macronutrients, nutrients which are required in bulk amount and which are meant for the energy as well as provision of substances required for the growth and development, such as protein, carbohydrates, and fats. These are three macronutrients. And micronutrients are organic compounds such as vitamins and minerals, which are essential in small amounts and necessary to growth and development of humans as well as animals. तो सिंपली विटामिन्स और मिनरल्स को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। Nutritionist is basically a general term for someone who works with the principles of nutrition. Some dietitians call themselves nutritionists, but the term nutritionist is not protected by the
law and therefore anyone can call themselves as a nutritionist. तो हर न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो डाइटिशियन नहीं हो सकता, जबकि हर डाइटिशियन जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और न्यूट्रिशनिस्ट होने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जिसको भी फूड का, न्यूट्रिशन का बेसिक नॉलेज जो है वो आता हो, वो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कह सकते हैं। डेफिनेशंस के बाद भी हम स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हम बात करेंगे पहले कि व्हाट इज काउंसलिंग। सो काउंसलिंग इज बेसिकली प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस and guidance in resolving personal or psychological problems। तो अभी मैं भाई डाइटरी काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा। डाइटरी काउंसलिंग में हमने डाइट के हवाले से बात करनी है, नेगेटिविटी हमने ढूंढनी है कि एग्जिस्टिंग जो डाइटरी पैटर्न है उस इंडिविजुअल का, उसमें नेगेटिविटी क्या है, और फिर उसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलना है, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें जो उनको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और अगले बंदे को कन्विंस करना है कि वो उनको कंप्लाई करें, ठीक है। ये कोई मेडिकेशन तो है नहीं है कि सुबह दोपहर शाम खा लें। काउंसलिंग जो है वो अपने हैबिट्स को मॉडिफाई करने के लिए आपकी जितनी कन्विंसिंग पावर होगी, ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। So the provision of professional assistance and guidance in resolving personal and psychological problems is known as counseling। और जो बंदा ये काम करता है उसको हम कहते हैं काउंसलर। Dietary counseling provides individualized nutritional care for encouraging modification of eating habits। तो इसमें इंडिविजुअल्स को आपने कन्विंस करना है कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को मॉडिफाई करें। It may also assist in prevention or treatment of nutrition-related illnesses such as CVDs, cancer, obesity, diabetes and hyperlipidemia। ठीक है, तो आपने वेल बीइंग का काम करना है, इंडिविजुअल की वेल बीइंग का, उसको फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो, और इन केस अगर उसको प्रॉब्लम्स हो चुके हैं तो फिर उनको कैसे जो है वो मैनेज करना है थ्रू डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अब जो बंदा डाइटरी काउंसलिंग कर रहा है ना, उसको हम डाइटरी काउंसलर बोलेंगे, ठीक है। जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल को डाइटरी हैबिट्स की मॉडिफिकेशन के लिए कन्विंस कर रहे हैं ना, उसको हम डाइटरी काउंसलिंग का नाम, काउंसलर का नाम देंगे। सो डाइटरी काउंसलर विल एडवाइज clients in formulating healthy eating programs for weight loss and to improve their general health and well-being। वेट लॉस तो भाई वो है ना जिसको प्रॉब्लम हो चुकी है, जो ओवरवेट है या ओबीज है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस के पास जो आते हैं, वो वेट मैनेजमेंट के हवाले से आते हैं। ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं और वेट को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जस्ट लाइक जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है या प्रिवेंटिव हेल्थ है, इसी तरह इंडिविजुअल्स को अगर वो नॉर्मल भी हैं बेशक, और वो डाइटरी काउंसलर के पास जाते हैं या सिंपली डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो अल्टीमेटली उनको हेल्थ को ऑप्टिमम रखने के लिए, वेल बीइंग के लिए एडवाइसेस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो डाइटरी काउंसलर जो है वो दोनों केसेस में काम कर रहे हैं, और मकसद उसका फार्मूलेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग प्रोग्राम्स है। गोल ऑफ द काउंसलर इज टू ऑफर द क्लाइंट स्ट्रेटजीज, यानी उसको तरीके बताने हैं कि भाई आपने उस गोल को कैसे अचीव करना है, फॉर पर्सनल चेंज एंड टू वर्क टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल हेल्थियर फ्यूचर यूजिंग डाइटरी एनालिसिस सॉफ्टवेयर, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर एंड हेल्थ कोचिंग। तो जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो सिर्फ ज़बानी कलामी तो काम नहीं होगा, आपने उसको एविडेंस की तरफ भी लेके जाना है। आपने उसका हेल्थ असेसमेंट भी करना है, जिसमें आपको बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर हेल्प कर सकता है, जो ये बता सकता है कि बॉडी में फैट कितनी है और मस्कुलर मास कितना है, ठीक है। और इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो आप जो कंप्लीट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जिसको हम एबीसी का नाम देते हैं, आप उसकी बायोकेमिकल प्रोफाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। आप उसकी डाइटरी हैबिट्स हैं उसको भी आपने असेस करना है। और डाइटरी असेसमेंट के लिए अभी हम बात कर रहे थे 24 आवर रिकॉल,
या फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर्स या फूड ट्रैकर्स, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ साथ आपने जो उसकी डाइट है उसका एनालिसिस करना है बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स, ताकि आपको पता चले कि उस डाइट का उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस लेवल पे पाए जा रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, उसका एनर्जी लेवल क्या है, क्या ये डाइट जो है वो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इतने सफिशिएंट हैं कि उसकी हेल्थ को बेहतर रख सके, ठीक है। अदरवाइज फिर आप उसके हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे। तो जब आपने कहना ना कि भाई आप स्विच करें 1200 किलो कैलोरीज डाइट, 1600 किलो कैलोरीज डाइट, तो ये चीजें किसी एनालिसिस के थ्रू ही निकलेंगी। हेल्थ कोचिंग आपने उसको जो भी डाइटरी एडवाइसेस के साथ साथ उसको आप फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी एडवाइसेस जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि एक तो इसका फायदा ये होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग होंगी चीजें। अगर इंडिविजुअल पहले जो फिजिकल एक्टिविटी पे अमल नहीं कर रहा, तो आप अगर उसको फिजिकल एक्टिविटी भी इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये प्लस पॉइंट होगा और डाइटरी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी। A dietary counselor will focus on putting together a healthy eating program that will ensure that their client is eating for optimal health and to minimize the impact of genetic and environmental influences, stress, pollution, lifestyle. हेल्दी ईटिंग प्लान आपने उसको डिवाइस करके देना है और इसके साथ साथ उसकी इस सेंस में कोचिंग करनी है कि उसके हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है स्ट्रेस का, पोल्यूशन का, लाइफस्टाइल का, उसको भी किसी तरीके से कम किया जा सके। एक बंदा आता है वो कहता है भाई मैं जेनेटिकली प्रोन हूँ टुवर्ड्स ओबेसिटी, मेरी फैमिली के अंदर ओबेसिटी जो है वो रन कर रही है, तो उसको भी आप इस तरह के ईटिंग प्लान्स दे सकते हैं कि वो जेनेटिक का इम्पैक्ट जो है ना, जो कि होने के चांसेस हैं क्योंकि उसके जीन्स के अंदर ये चीजें शामिल हैं, उनको आप मिनिमाइज कर सकें। इसी तरह इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो है ना वो भी बड़ा काउंट कर रहे होते हैं। जैसे किसी जगह पे अगर किसी वर्क प्लेस में फास्ट फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट रखती है और उस फूड को खाने की वजह से वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, यूजर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनके अंदर उसका इम्पैक्ट नजर आता है। और अगर आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से कुछ एफर्ट्स आप वहाँ पे रखते हैं, तो अल्टीमेटली इनका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव सेंस में इंडिविजुअल्स के ऊपर नजर आएगा। So when we prepare a diet plan for a client, a good dietary counselor must take into account the food preferences, cooking skills, available time, and exercise preferences of the individual. तो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि डाइटरी काउंसलिंग जो है ना ये या काउंसलिंग, इसमें आप इंडिविजुअल अपना वन वे कम्युनिकेट जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। तो आपने इंडिविजुअल को कन्विंस करना है मॉडिफिकेशंस के लिए, ठीक है, लेकिन मॉडिफिकेशंस इस तरीके से करनी है कि वो बागी ना हो, वो आपकी बातों पे अमल कर सके। तो पहले उसकी फूड प्रेफरेंसेस देखें, ठीक है। अगर एक बंदा एनिमल फूड नहीं खा रहा, ठीक है, और हम उसको जो है ना वो कहते हैं भाई इसके अलावा हल ही कोई नहीं है, जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो आप हम आगे बात ही नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि वो बंदा दूसरी बार आपको विजिट ही ना करे। और डाइटरी काउंसलिंग के लिए इंडिविजुअल को कई बार जो है ना वो विजिट करना होता है, फॉलो अप किया जाता है। उसकी फूड प्रेफरेंसेस जरूर देखें और उसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको उनके साथ शेयर करें। हो सकता है कि जब आप उसको कन्विंस करेंगे विद एविडेंसेस, तो वो उन पे बेहतर तरीके से अमल कर सकेगा। कुकिंग स्किल्स उसकी जरूर देखें, ठीक है। आप उसको ऐसे मेथड्स और ऐसी चीजें सजेस्ट ना करें जिनको वो जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, या इसके हवाले से भी आप ट्रेनिंग्स जो है वो उसको गाइडेंस दे सकते हैं या उसको ट्रेनिंग्स जो है उसके लिए अरेंज कर सकते हैं कि जिसमें वो अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम भी बड़ी मैटर करती है। तो अगर इंडिविजुअल्स जो है वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है,
तो फिर हमें उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशंस देने चाहिए। और अगर एक इंडिविजुअल जो है वो किसी ऐसी सेटिंग में रहता है कि जहाँ पे उसको खाने पीने को प्रॉब्लम नहीं है, 24 आवर्स उसको स्टफ अवेलेबल है, फिर उसके हिसाब से चीजें उसको डिवाइस की जा सकती हैं। सिमिलरली एक्सरसाइज प्रेफरेंसेस जो है ना वो उसके हवाले से भी बात करनी चाहिए। और सिंपली हम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो वॉक से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला काम यही हो सकता है कि 8-10 मिनट के लिए वॉक करें। शुरू में ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते में जो है ना वो आप 2 दिन या 3 दिन करें, ठीक है? तो जब उसको आदत पड़ जाएगी तो फिर इंडिविजुअल जो है ना वो खुद ही उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देगा। तो फिर न फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है। Dietary counselors should educate and motivate client towards personal change that will benefit their quality of life for the rest of their lives. Positive influence can further extend it from this single person to the associated persons or families and friends. अगर आप उसमें इंडिविजुअल के अंदर पर्सनल चेंज लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा या जो उसके पीयर्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, वहां पे भी वो चेंज है वो नोटिस की जाएगी और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो बाकी लोगों के ऊपर भी उसका इंट्रोड्यूस करने में हेल्प होगी। तो अगर किसी का वेट जो है वो बंदा ओवरवेट था और वो वेट मैनेज करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता है फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मोटिवेट किया जा सके। A career in either field is very rewarding as you truly make a life-changing difference in the lives of your clients and their extended families. तो जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन करने में कामयाब जो हो जाते हैं, ये एक चेंज किसी इंडिविजुअल के अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसका पे बैक जो है वो बेहतर फॉर्म में आपको मिलता है। वो रिकग्निशन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इन काइंड भी हो सकता है। अब बात हम ये करेंगे कि डाइटरी काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, वजह क्या है, ठीक है, और वक्त के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है। तो इसकी मेन रीजन क्या है कि हेल्थ इश्यूज भी वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक्यूट इश्यूज भी हैं, इसमें क्रॉनिक कंडीशंस भी हैं, और देखा ये गया है कि ये ज्यादातर जो है ना वो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। जब मैं पुअर न्यूट्रिशन कहता हूँ तो इसका मतलब है ये अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकती है और ये ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकती है। और वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पे नो डाउट उनका नॉलेज जो है वो हमसे बेहतर है, लेकिन स्टिल वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, फूड की डाइवर्सिटी, वैरायटी और फिर कन्वीनियंट फूड्स जो है वो इतनी ज्यादा इन है कि जिनकी वजह से वहाँ पे ओवर कंजम्पशन, ओवर न्यूट्रिशन और उसके नतीजे में ओवरवेट और ओबेसिटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा नजर आते हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में देखें या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, एशियन स्पेशली इस सब कॉन्टिनेंट से जो लोग बिलोंग करते हैं या अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, स्पेशली सब सहारन अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन से मुराद क्या है, अंडर न्यूट्रिशन, जो कि इनएडिक्वेट ऑफ डाइटरी इनटेक है, उतना नहीं मिल रहा, फूड सिक्योरिटी नहीं है कि उनको हर वक्त सब कुछ खाने को मिले, ठीक है। और इसके अलावा जो फूड उनको अवेलेबल है उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो पुअर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। A large proportion of coronary diseases and cancer can be attributed to unhealthy eating habits and obesity. Chronic diseases continue to increase due to such factors such as rise in obesity in the population. तो जैसे ही किसी का वजन बढ़ना शुरू हो जाए या वो ओबेसिटी वाली फेज पे पहुंच जाए, तो फिर बाकी भी जो नॉन कम्युनिकेबल टाइप डिजीजेज हैं जिसमें कैंसर, हाइपरटेंशन, सीवीडीज, इनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये डिजीजेज जो है ना ये क्रॉनिक टाइप की होती हैं, बाज दफा पूरी पूरी लाइफ जो है इंडिविजुअल की इनके साथ गुजर जाती है, लंबे अरसे वाली बीमारियां ये। Individualized nutritional counseling can provide the patient important insight into food related
illnesses and education regarding how various nutrients affect illness or obesity. तो जितना आपका न्यूट्रिशन का नॉलेज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल जो है ना उसको इतना ही फूड के बारे में पता हो, इतना ही उसको न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जब आप उसकी डाइटरी काउंसलिंग करेंगे तो उसको इन चीज़ों को समझने का मौका मिलता है, उसकी जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है बेसिकली वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली उसको इन चीज़ों का आइडिया होएगा कि जो चीज़ें वो खा पी रहा है वो उसकी हेल्थ के ऊपर कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। Dietary counseling can provide prevention of nutrition related conditions such as need for weight management. तो अगर आप रूट काज को पकड़ने में कामयाब हो जाएं, वजन को मैनेज करने में या ऑप्टिमम साइड में रखने में कामयाब हो जाएं, तो आगे जो इसकी साइड इफेक्ट्स होने वाले थे या इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस और अदर हेल्थ इश्यूज आने वाले थे उनको प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाते हैं। It can be tailored to meet the treatment needs of the patient, and diagnostic of specific illness can help reduce the complications and side effects and can improve the general well-being. तो अब एक तो ये है ना कि आप उस इंडिविजुअल की काउंसलिंग इस सेंस में कर रहे हैं एज अ प्रिवेंटिव कि उसको मसला ही कोई ना हो, लेकिन एक सिचुएशन ये भी है कि जब उसको प्रॉब्लम हो चुकी है, आपका क्लाइंट जो है उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, तो फिर अब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और ट्रीटमेंट के अंदर जैसे वो मेडिकेशन भी यूज कर रहा होगा और मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो एक वक्त में वो उनको अडॉप्ट कर रहा होगा ताकि किसी तरीके से वो रिकवर कर सके। तो वहां पे आपने ट्रीटमेंट की जो साइड इफेक्ट्स है ना उनको भी आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ रोकना होगा। जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं उनको भी आप डाइटरी मॉडिफिकेशन से रोक सकते हैं और ओवरऑल पर्पस क्या है कि वी वांट द इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल वेल-बीइंग। प्रिवेंशन एट लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिव जब हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं तो इसके भाई डिफरेंट लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, और फिर ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है और पॉपुलेशन लेवल पे भी प्रिवेंशन जो है वो हो सकती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी का मकसद क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और सेकेंडरी का मकसद क्या होता है अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, एंड टर्शरी का मतलब क्या है कि अब मसला जो होना था वो तो हो चुका है, तो अब उसको किसी तरीके से उसकी डिटीरियोरेशन को स्लो किया जा सके, उसकी डिटीरियोरेशन को फर्दर डिटीरियोरेट होने से प्रिवेंट किया जा सके। तो ये पहली अप्रोच सबसे बेहतर है, ठीक है। फर्ज किया मैं कहता हूँ कि आप फोर्टिफाइड फूड्स अगर खाते हैं, आयरन फोर्टिफाइड फ्लावर खाते हैं, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है ताकि आपको अनीमिया का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है कि जब आप डॉक्टर को विजिट करते हैं और वहां पे साइंस एंड सिम्टम्स देखते हुए अगर प्रॉपरली डायग्नाइज कर लिया जाता है कि इस इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अब वहां पे इंटरवेंशन करके उसकी करेक्शन जो है वो की जा सकती है। और तीसरी फेज जो है ना वो एक ऐसी फेज है, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं कैंसर की फॉर्म में दूंगा कि कैंसर जो है वो लेट फेज पे, फोर्थ स्टेज पे अगर फर्ज के आइडेंटिफाई होता है, तो अब उस इंडिविजुअल वहां पे हमारा मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है कि हम उसकी माइजरीज को कम करें, उसकी तकलीफात को कम करने के लिए कोशिश करें। और ऐसी मेडिकेशंस उस दौर में दी जाती हैं कि जिनका मकसद ये होता है कि इंडिविजुअल ने सर्वाइव तो नहीं करना, ये 1 साल या 2 साल या चंद माह इसकी लाइफ है, लेकिन कम से कम जितना इसके पास टाइम है उसमें इसकी माइजरीज को, इसकी तकलीफात को किसी तरीके से कम किया जा सके। अब जितनी भी ये प्रिवेंशंस है ना, इन सब के अंदर कंज्यूमर का बड़ा रोल है, पेशेंट का बड़ा रोल है, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि ये उसकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द क्लाइंट प्लस गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द डाइटिशियन और फिजिशियन, जब ये दोनों चीजें
सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, दोनों चीजें जो है वो सेम पेज पे आ जाएंगी, तो अल्टीमेटली प्रिवेंशन का एलिमेंट जो है उसको हम स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो जाएंगे। जो डाइटरी काउंसलर है या फिजिशियन है, उसका मकसद जो है वो एजुकेशन देना, मोटिवेशन लाना और काउंसलिंग करना, ठीक है। और इन सब स्टेजेस के अंदर जो है ना वो पेशेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी है, ठीक है। In addition to patient's education, dietary counseling often includes meal planning. तो एक तो उसको आपने अच्छे बुरे की चीज बता दी, तो इसके साथ साथ आप उसको मील प्लानिंग की तरफ भी ले सकते हैं। उसके लिए डाइट प्लान जो है उनको भी तजवीज कर सकते हैं। A guide to the amount an average person needs each day to remain healthy has been determined for each vitamin and mineral as well as the macronutrients. तो कौन सा न्यूट्रिएंट कितना खाना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन एज वाइज, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी देखा जाए तो वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इंडिविजुअल को जब मील प्लान करके देना है तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो देखनी होगी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एज पर द एनालिसिस और कंपोजिशनल और बॉडी एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल, और उसके हिसाब से फिर आप उसको ऐसी फूड आइटम्स इंट्रोड्यूस करवाएं और उनकी इतनी क्वांटिटीज उसको इंट्रोड्यूस करें कि जो उसकी हेल्थ को बेहतर रख सकें। अब इस सिलसिले में हमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसको हम आरडीए के नाम से जानते हैं और आरडीआई के नाम से जानते हैं, और ये यूनिवर्सल है भाई, नो डाउट। इसको स्टैब्लिश करने वाले जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये गाइड्स जो हैं वो अब हर जगह पे यूज की जा रही हैं। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो है, डेली अलाउंस भी इसको बोल रहे हैं भाई, रिकमेंडेड डेली अलाउंस मींस के डेली किसी न्यूट्रिएंट का कितना यूज करना है। और डाइटरी रेफरेंस इनटेक ये भी उसी चीज के रिफ्लेक्शन है। फर्क सिर्फ ये है कि आरडीएस जो है ना वो वेल एस्टेब्लिश्ड है और ऑलमोस्ट 98% पॉपुलेशन के अंदर उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो साबित हो चुकी होती है। डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स जो है वो ऑलमोस्ट अभी 50% पॉपुलेशन लेवल पे जो है उनकी इफेक्टिवनेस साबित हो चुकी होती है, और जैसे जैसे उनके एविडेंसेस जो हैं वो बेहतर जनरेट होते जाते हैं, अल्टीमेटली उन न्यूट्रिएंट्स की भी आरडीएस जो हैं वो वक्त के साथ साथ अवेलेबल हो जाती हैं। So dietary counselor may use these RDAs or RDIs as guide when providing counseling. क्योंकि किसी भी न्यूट्रिएंट को बेशक आप उसको बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जब उसको आप एक्सेस के अंदर यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह अगर उसको आप लोअर साइड पे यूज करते हैं तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। सो कंजम्पशन ऑफ टू लिटिल और टू मच ऑफ सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स may lead to a nutrient deficiency or in other sense nutrient toxicity respectively. So dietitian can advise the patient about any vitamin or mineral inadequacy concerns during the dietary counseling sessions. अब डाइटरी काउंसलर जो है ना उसको एक चीज जरूर ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि वो कस्टमाइज्ड प्लान्स की तरफ जाए, इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशनल केयर की तरफ उसको फोकस करना चाहिए। कोई एक वन टाइप सोल्यूशन जो है ना वो बना के उसको नहीं रखना चाहिए कि हर एक के ऊपर जो है ना उसको वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। बिकॉज ये जो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच है ना वो यहाँ पे वर्क नहीं करती, ठीक है। कि आप एक ही साइज की चीज जो है वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, जबकि उस बंदे की जो है वो जेनेटिक्स के अंदर वेरिएशंस हैं, उसका जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो डिफर करती हैं, उसके पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है वो डिफर कर रही है, उसकी डाइटरी हैबिट्स जो है वो डिफर कर रही हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है वो डिफर कर रहा है। तो अब इन सब चीजों को आप जब जहन में रख के उसको एडवाइस करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा और उस पे अमल करना उस इंडिविजुअल के लिए ज्यादा इजी होगा। सो व्हेन प्रोवाइडिंग डाइटरी काउंसलिंग, registered dietitian and nutritionist should recognize the benefits of individualizing nutritional care. उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल केयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, and that a one size fits all approach to modify eating habits cannot be effective.
So this is the only precaution which should be kept in mind by the dietary counseling while going for the counseling of the client. अब इसको कैसे करेंगे भाई? अगर इस का पर्पस भी हमने देख लिया है, इसकी प्रिकॉशन भी हमने देख ली है, तो अब ये है कि इस अप्रोच को हम जब प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसमें जहन में रखने होंगे। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इफेक्टिव। इफेक्टिव डाइटरी काउंसलिंग इंक्लूड्स अ कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन व्हिच इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ डिजीज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी इंडिविजुअल को आपने देखना है कि उसके अंदर कोई बीमारी तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, उसका आप जो लेबोरेटरी वैल्यूज हैं, लैब वैल्यूज हैं, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल है, ब्लड प्रेशर है, वाइटल्स उसका जो है ना उनको आप देखें, वेट हिस्ट्री उसकी देखें, ठीक है, और इसके बाद फिर गोल डिफाइन करें कि उसका गोल क्या है। वो प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन के लिए आया है या क्यूरेटिव न्यूट्रिशन के लिए आया है? वो वेट गेन करना चाहता है या वेट को लूज करना चाहता है? और इसके साथ साथ हमें उस इंडिविजुअल के रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। हम तो उसको हर चीज कह रहे हैं कि घर में तैयार करके खाओ, तो क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो इसको कर सके? उसके वर्क स्केड्यूल्स क्या हैं और उसकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, फूड के वाले से प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। नो डाउट हम उसकी हर चीज पे अमल तो नहीं करेंगे, उसकी हर बात तो नहीं मानेंगे। अगर हमने उसकी हर बात माननी है तो फिर तो मॉडिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन जब आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके चीजों को मॉडिफाई करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दी फूड चॉइसेस। तो फूड चॉइसेस जो है ना ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल नेसेसिटी भी शामिल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो चीजें डिफर करती हैं, और इसमें सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन भी शामिल है, ठीक है। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है अगर वो कहता है जी मैं तो रोज जो है वो मील अवे फ्रॉम आउट अवे फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट है मेरा, मैं तो घर की चीज खाता ही नहीं हूँ, या वो कहता है कि मैं तो बहुत सारी पार्टियां अटेंड करता हूँ, मेरे तो दोस्त बहुत ज्यादा हैं और उनके साथ ही मैं अक्सर खाना खाता हूँ, गैदरिंग्स में, रेस्टोरेंट्स में, इन फैक्टर्स को भी देखना होगा। और बड़ा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है भाई ये, ठीक है। फूड चॉइसेस के वाले से बात करें तो ये बड़ा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें नजर आता है, और इसी वाले से फिर डाइटरी काउंसलिंग जो है ना उसमें भी ज्यादा से ज्यादा इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। इट कैन बी अ चैलेंजिंग फॉर मैनेजिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज और कंडीशन। तो मसला भी हम हल करना चाहते हैं, उस बंदे की जो डिजीज है उसको भी मैनेज करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी हमने जहन में रखना है, और उसके सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड कंजम्पशन जो है उनको भी जहन में रखना होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अभी। अ पेशेंट विद सीवीडीज में नीड टू सेलेक्ट लो फैट फूड्स when attending a social dinner or a party. There are many issues related to nutrition goal outcomes that need to be considered when planning appropriate dietary counseling. और इनमें भाई कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, स्पेशली जब इंडिविजुअल या उसकी डिजीज स्पेसिफिक है तो फिर उसके सॉल्यूशंस भी उसके हिसाब से स्पेसिफिक होंगे। When considering the appropriate counseling approach for an individual with a specific disease, particular attention should be given to usual food choices, what he or she is eating normally, food likes and dislikes, learning style, और इसके अंदर कितनी इंक्लाइंड है वो लर्निंग के लिए, चेंज के लिए, व्हाट आर द कल्चरल इश्यूज एंड व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस।